नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन का 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति आपके सुपर टेट के सिलेबस में प्रमुखता से दी हुई है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हमने यहाँ पर लिख रखा है और एक एक करके जो है इनको हम समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। यानी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। पूछा जाता है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामरस्टन। तो ये दोनों ही फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टन। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और जब 1857 की क्रांति हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल 1857 में थे लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय तो आप लॉर्ड कैनिंग को बताएंगे। अगला देखिए, भारत का मुगल शासक, यानी जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का मुगल शासक कौन था? तो भारत का मुगल शासक था उस समय बहादुर शाह जफर। तो ये चारों फैक्ट याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के मुगल शासक जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो ये चारों फैक्ट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सुपर टेट के एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक क्या रखा गया था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जो प्रतीक रखा गया था वो था कमल और रोटी। तो कमल और रोटी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक था, उसका प्रतीक निर्धारित किया गया था 1857 की क्रांति का। तो ये भी तथ्य याद रखेंगे। अब देखिए अगला फैक्ट, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी उस समय ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया? यानी तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो देखिए 1857 की जो क्रांति का तत्कालिक कारण था वो ये था कि दिसंबर 1856 में पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल सैनिकों के लिए मंगाई गई। तो देखिए दिसंबर 1856 में क्या हुआ? दिसंबर 1856 में सैनिकों के लिए एक नई एनफील्ड राइफल मंगाई गई। पहले पुरानी ब्राउन बेस राइफल थी तो उस पुरानी ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया गया सेना से और उस पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल मंगाई गई। तो भाई नई एनफील्ड राइफल मंगाई गई तो ये क्यों तत्कालिक कारण बन गया 1857 की क्रांति का? तो देखिए कारण था, क्योंकि नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होते थे उसमें एक विशेषता थी कि उन कारतूसों को पहले दांतों से काटना पड़ता था। तो ठीक है, दांतों से काटना पड़ता था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिले होने का अंदेशा सैनिकों को हो गया। यानी सैनिकों को ऐसा अंदेशा हुआ कि ये कारतूस जो हैं इनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है और हम इनको अपने दांतों से काट रहे हैं। तो जब गाय और सूअर की चर्बी मिले हुए कारतूसों को हम दांतों से काटेंगे तो निश्चित ही हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, ऐसा सैनिकों ने सोचा। तो यही 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बन गया जब सैनिकों को ऐसा अंदेशा हो गया कि ये जो नई एनफील्ड राइफल मंगाई गई है ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही है, इसलिए इन सैनिकों ने इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो जब कुछ सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया तो इसके बाद जो अन्य सैनिक थे उन्होंने भी धीरे धीरे इस राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया
और ये खबर धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल जाती है और जगह जगह जो है वो सैनिक विद्रोह करने लगते हैं और ये सैनिकों का विद्रोह जो है वो आम जनमानस तक पहुंच जाता है और आम जनमानस भी ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण बना वो यही था। तो प्रश्न यहां से बनता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नई एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल की गई थी? प्रश्न यहां से बनता है। तो कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि दिसंबर 1856 में पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल सेना में शामिल की गई थी। तो इतने सारे तथ्य आप लोगों ने जाने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गदर का प्रथम सिपाही किसे कहा जाता है? 1857 की जो क्रांति है यानी जो 1857 का गदर हुआ उसका प्रथम सिपाही किसे माना जाता है? तो उसका प्रथम सिपाही जो है वो मंगल पांडे को माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने हत्या भी कर दी थी मंगल पांडे ने। और जब मंगल पांडे ने सबसे पहले चूंकि आवाज उठाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए जो है मंगल पांडे को ही गदर का प्रथम सिपाही माना जाता है। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि गदर का प्रथम सिपाही किसे माना जाता है? तो गदर का जो प्रथम सिपाही है वो मंगल पांडे को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मंगल पांडे के संबंध में भी कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे। तो मंगल पांडे जो है वो बलिया जिले के निवासी थे। बलिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बलिया जिले में भी एक गांव है नगोवा गांव। बलिया जिले में एक गांव है नगोवा गांव। तो बलिया जिले के नगोवा गांव के रहने वाले थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के संबंध में यह भी फैक्ट याद रखेंगे कि कहां के निवासी थे, यह भी पूछा जाता है बलिया जिले के। और देखिए मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस छावनी में ये सिपाही थे? तो ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। याद रखना 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। इस तथ्य को भली भांति याद रखना कि बैरकपुर कहां पड़ता है? बंगाल में। तो बैरकपुर जो छावनी थी उसकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में ये एक सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे, जिन्हें गदर का प्रथम सिपाही कहा जाता है। तो मंगल पांडे के संबंध में ये 3 फैक्ट याद रखेंगे कि गदर का प्रथम सिपाही कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के नगोवा गांव के रहने वाले थे और ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को हमने भली भांत समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ, क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ कहां से हुआ था? तो क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। हालांकि मंगल पांडे ने पहले विद्रोह कर दिया था, लेकिन जो वास्तविक प्रारंभ अगर देखा जाए एक सैन्य समुदाय के द्वारा, पूरे सैनिकों के द्वारा जब मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बिगुल फूंक दिया गया था, तो वो तारीख थी 10 मई 1857। तो याद रखेंगे क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ जो है हमको 10 मई 1857 को मेरठ से देखने को मिलता है। यानी क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इस तथ्य को याद रखेंगे। तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति का वास्तविक प्रारंभ हो गया था, लेकिन वास्तव में क्रांति की तारीख क्या निर्धारित हुई थी? तारीख निर्धारित हुई थी 31 मई 1857। क्रांतिकारियों के द्वारा, हमारे देश प्रेमियों के द्वारा 1857 की जो क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी वो थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को हम सभी लोग मिल करके एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक देंगे, क्रांति कर देंगे। तो तारीख निर्धारित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसा वातावरण बन गया जिसके कारण 10 मई 1857 को ही मेरठ से क्रांति का प्रारंभ हो जाता है।
तो क्रांति का वास्तविक प्रारंभ जरूर 10 मई 1857 को मेरठ से हो गया था, लेकिन क्रांतिकारियों के द्वारा, देश प्रेमियों के द्वारा जो 1857 की क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी वो थी 31 मई 1857। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्रोही नेता व भारत का सम्राट किसको घोषित किया गया 1857 की क्रांति के दौरान? यानी 1857 की जब क्रांति होती है तब सैनिक, जो विद्रोही सैनिक थे, वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में बैठा हुआ है मुगल शासक बहादुर शाह जफर। उस समय उम्र कितनी हो गई थी? 80 वर्ष की। बूढ़े हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, 80 वर्ष की उम्र हो गई थी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की, जिस समय 1857 की क्रांति होती है। तो जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को बहुत प्रेरित करते हैं कि आप 1857 की जो क्रांति हो रही है, इस क्रांति में आप शामिल हो जाइए, आपको हम भारत का सम्राट घोषित करते हैं और भारत का आपको विद्रोही नेता घोषित करते हैं। इस क्रांति का विद्रोही नेता हम आपको घोषित करते हैं और साथ ही साथ हम आपको भारत का सम्राट घोषित करते हैं। हालांकि उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन जब सैनिकों ने इतना उत्साहवर्धन किया तब मुगल शासक बहादुर शाह जफर क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं और विद्रोही नेता हो जाते हैं। कहां? दिल्ली में। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करने लगते हैं। कौन? मुगल शासक बहादुर शाह जफर। अब आगे देखें, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। क्योंकि बहादुर शाह जफर की उम्र बहुत अधिक हो गई थी, लगभग 80 वर्ष हो गई थी, तो इन्होंने अपने सहयोगी बख्त खां के साथ जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। इनके एक सहयोगी थे, इनके बख्त खां, बहादुर शाह जफर के। तो बहादुर शाह जफर के जो सहयोगी थे बख्त खां, इन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व जरूर बहादुर शाह जफर ने किया था, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया हुआ था, तो वास्तविक नेतृत्व जो है वो बख्त खां ने किया हुआ था। ये वास्तविक नेतृत्व करता था दिल्ली में विद्रोह का। चूंकि उम्र 80 वर्ष हो गई थी बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर जो है वो युद्ध आदि नहीं कर सकते थे, लड़ नहीं सकते थे, तो वास्तविक नेतृत्वकर्ता बख्त खां ही था। लेकिन अगर आपसे नेतृत्व पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने किया दिल्ली में विद्रोह का, तब हम बहादुर शाह जफर को ही कहेंगे। लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता अगर आपसे पूछता है तो वास्तविक नेतृत्वकर्ता दिल्ली में जो है विद्रोह का वो बख्त खां था। तो ये फैक्ट हो गया। अब देखिए, दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया? दिल्ली में विद्रोह का दमन हो जाता है। दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे विद्रोह का दमन कर दिया जाता है? तो इसी क्रम में दिल्ली में विद्रोह का दमन अगर आपसे पूछा जाता है कि किन अंग्रेज अधिकारियों ने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया हुआ था, तो निकोलसन और हडसन। निकोलसन और हडसन ये दो अंग्रेज थे जिन्होंने दिल्ली में विद्रोह का दमन किया हुआ था, विद्रोह में दमन करता थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ये विद्रोह हुआ था दिल्ली में, इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, उसका जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब और जहीर दहलवी। तो याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, कौन प्रसिद्ध शायर था? तो वो था प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब और जहीर दहलवी। तो ये जहीर दहलवी और जो ये प्रसिद्ध शायर थे मिर्जा गालिब, ये दो नाम याद रखेंगे। ये दिल्ली में विद्रोह जो हुआ था 1857 का, उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। और देखिए अगला प्रश्न, दास्तान ए गदर। दास्तान ए गदर एक पुस्तक का नाम है। यह दास्तान ए गदर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो जहीर दहलवी के द्वारा। जहीर दहलवी के द्वारा ही दास्तान ए गदर एक पुस्तक लिखी गई है, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। चूंकि जहीर दहलवी जो है वो 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे, तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है इसी क्रम में, दास्तान ए गदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास्तान ए गदर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो दास्तान ए गदर जहीर दहलवी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है।
अब बढ़ते हैं लखनऊ की ओर। तो दिल्ली की ये बात हो गई। दिल्ली में विद्रोही नेता कौन था? मुगल शासक बहादुर शाह जफर। वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? वास्तविक नेतृत्वकर्ता जो था वो बख्त खां था। दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकोलसन और हडसन था। प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? मिर्जा गालिब और जहीर दहलवी थे। दास्तान-ए-गदर किसके द्वारा लिखी गई है? जहीर दहलवी के द्वारा लिखी गई है। तो ये दिल्ली के संबंध में बात हो गई। अब दिल्ली से बढ़ते हैं लखनऊ की ओर। लखनऊ में क्या क्या घटनाएं हो रही थी? लखनऊ में विद्रोही नेता कौन था? लखनऊ में इस क्रांति का दमन किसने किया हुआ था? तो लखनऊ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, लखनऊ में विद्रोही नेता थी बेगम हजरत महल। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा बेगम हजरत महल का। तो यही बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। एक प्रश्न और बनता है, इतिहास में महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास में महक परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए, लखनऊ की बात हो रही है। तो लखनऊ में जब 1857 की क्रांति हो रही थी और उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, तो इसी दौरान इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था। यानी बिरजिस कादिर को इन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाबी प्रथा ये सब समाप्त कर दी थी 1857 तक आते आते। तो जब क्रांति हो रही थी तो उस दौरान ही बेगम हजरत महल ने क्या किया, बिरजिस कादिर को कह दिया कि ये अवध के नवाब हैं, ये आज से आपके नवाब हुए, अवध के ये नवाब हुए बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर कौन थे? बेगम हजरत महल के पुत्र थे। तो इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान। लखनऊ में दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लखनऊ में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। लखनऊ में जो दमन किया था 1857 की क्रांति का, किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। तो दिल्ली हो गया और लखनऊ हो गया। अब बढ़ते हैं लखनऊ से कानपुर की ओर आते हैं। कानपुर में विद्रोही नेता कौन था? तो देखिए, कानपुर में विद्रोही नेता थे नाना साहब। नाना साहब आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। नाना साहब कौन थे? ये नाना साहब जो अंतिम पेशवा हुए हैं बाजीराव द्वितीय, उन्हीं के ये दत्तक पुत्र थे। यानी अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। इन्होंने ही कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था 1857 की जब क्रांति हुई थी। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि नाना साहब का जो नाम था, वास्तविक नाम था, इनको क्या कहा जाता था? तो इनको धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम, या कह दें कि इनको पुकारा जाता था धोंधू पंत के नाम से। तो इतिहास में धोंधू पंत के नाम से नाना साहब ही जाने जाते हैं, जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। और ये नाना साहब कौन थे? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाना साहब जो थे इनके सलाहकार कौन थे? तो इनके सलाहकार अजीमुल्ला थे। दो प्रश्न यहां से बनते हैं। जो नाना साहब थे इनके सलाहकार अजीमुल्ला थे और इनके सेनापति तात्या टोपे थे। तो दो प्रश्न यहां से बनते हैं, याद रखेंगे कि जो नाना साहब थे इनके सलाहकार अगर आपसे पूछा जाता है तो सलाहकार अजीमुल्ला थे, और अगर इनके सेनापति आपसे पूछा जाता है तो सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में, छोटी से छोटी परीक्षाओं में पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए, हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो सुपर टेट की परीक्षा से ही संबंधित है, वरना क्रांति बहुत डिटेल में है, हम बहुत डिटेल में आपको बता सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल हमने हटा दी है। केवल उतने ही प्रश्न रखे हैं जो सुपर टेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण है और सुपर टेट की परीक्षा से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला थे, और नाना साहब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब देखिए, कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया हुआ था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का दमन जो है वो कैंपबेल ने किया हुआ था। अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था, इसी ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया हुआ था। यानी लखनऊ में जिसने दमन किया था विद्रोह का, उसी ने
कानपुर में किया था, लेकिन दिल्ली में विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन ने किया था। तो अलग अलग ऐसे याद रखेंगे, दिल्ली में विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन ने, लखनऊ में विद्रोह का दमन कैंपबेल ने, कानपुर में विद्रोह का दमन कैंपबेल ने। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने, वास्तविक नेतृत्वकर्ता बख्त खां। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने, धोंधू पंत ने, जिनके सलाहकार अजीमुल्ला थे और सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु रंग था। तो ये सारे फैक्ट हो गए 1857 की क्रांति से संबंधित। तो देखिए एक बार फिर से जो है हम स्पीड में फिर से रिपीट कर देते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो देखिए जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी, और 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो था दिसंबर 1856 में पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल सैनिकों के लिए मंगाई गई। और इस नई एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे इनको दांतों से काटना पड़ता था, और सैनिकों को ऐसा अंदेशा हुआ कि इस कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए इन सैनिकों ने इस राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। क्योंकि यह खबर धीरे धीरे अन्य सैनिकों तक पहुंच जाती है और अन्य सैनिक भी राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर देते हैं और धीरे धीरे जनमानस तक यह विद्रोह फैल जाता है। तो प्रश्न यहां से बस ये बनता है कि नई एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। गदर का प्रथम सिपाही किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को कहा जाता है। मंगल पांडे कहां के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के नगौवा गांव के रहने वाले थे। मंगल पांडे कहां किस छावनी में सिपाही थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। क्रांति का सर्वप्रथम वास्तविक प्रारंभ कहां से हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। क्रांति की तारीख पहले कौन सी निर्धारित की गई थी? 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। अब सैनिकों ने भारत का सम्राट किसको घोषित किया हुआ था? अपना विद्रोही नेता किसको घोषित किया हुआ था? तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर को घोषित किया हुआ था। उनकी उम्र 80 वर्ष उस समय हो चुकी थी। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने अपने सहयोगी बख्त खां के साथ किया हुआ था, और जो दमन है वो निकोलसन और हडसन नामक अंग्रेजों ने किया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी दिल्ली में 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब और जहीर दहलवी थे। दास्तान एक गदर जहीर दहलवी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। लखनऊ में विद्रोही नेता बेगम हजरत महल थी, जिन्हें इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया हुआ था, और लखनऊ में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। कानपुर में विद्रोही नेता नाना साहेब थे, जिन्हें धोंधू पंत कहा जाता है। इनके सलाहकार अजीमुल्ला थे। इनके सेनापति तात्या टोपे थे, जिनको रामचंद्र पांडु रंग के नाम से जाना जाता है। और कानपुर में विद्रोह का दमन करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था कैंपबेल। इतने तथ्य हो गए। एक तथ्य और याद रखेंगे, जब कानपुर में विद्रोह का दमन हो जाता है तो यही तात्या टोपे कानपुर से आगे चले जाते हैं ग्वालियर की ओर, और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करने लगते हैं। तो ग्वालियर में अगर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पूछा जाता है, तो तात्या टोपे ने ही ग्वालियर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। क्योंकि ये कानपुर में जब दमन हो जाता है कैंपबेल के द्वारा विद्रोह का, तब ये ग्वालियर चले जाते हैं और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने आज की क्लास में जाना। कुछ फैक्ट और बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।